हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं रवि और मैं असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड और यूथ रीच इंडिया द्वारा संचालित यूट्यूब के इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसमें हमने जो हमारा लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर चल रहा है उसमें आज हमने उसका थर्ड पार्ट लिया है मनुष्य में परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। कि मनुष्य में किस प्रकार जो हमारा ब्लड है ये कैसे काम करता है, कैसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है और कैसे कैसे किस प्रकार ये ऑक्सीजन, CO2 या जितने भी हमारे न्यूट्रेंट होते हैं उसको ये अपने यूज़ में लाता है। तो इसी को आधार बना के आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं परिवहन शब्द लिखा हुआ आता है। परिवहन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, ये हमारा परिवहन होता है। और इसी प्रकार का परिवहन एक मानव के या एक जीव के या कहीं तो एक जानवर के शरीर में भी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब हमारा परिवहन असल में होता क्या है, इस पर ही हम इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो परिवहन में जो सबसे पहली चीज़ होती है, इसकी हम थोड़ी सी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे कि सभी जीवों को अपने अस्तित्व या जीवन के लिए कुछ आवश्यक घटकों जैसे हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, हम पहले भी इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें हम ये चीज़ बहुत क्लियरली देख चुके हैं कि अगर किसी जीव को जीवन चलाना है, अपना पूरा जीवन जीना है, तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसमें हमारा हवा, पानी और भोजन सबसे मेन है। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको भी हम यहाँ पर भी हम इसको देख चुके हैं। हाँ, तो जीवों में नियमित आधार पर ये सभी घटक सांस लेने, पानी को पीने और खाने जैसे तत्वों के द्वारा ही सुनिश्चित किए जाते हैं। यदि किसी जीव को अपना जीवन जीना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको सांस लेनी पड़ेगी, उसको कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हीं खाने के और सांस लेने के माध्यम से ही वो क्या होते हैं, उनके जीवन के लिए जो चीज़ें उनको चाहिए वो इन्हीं के द्वारा उनको प्राप्त होती है, मतलब सांस लेने के द्वारा, पीने के द्वारा, खाने के द्वारा। तो ये उनको लगातार मिलती रहती हैं। हाँ, तो परिवहन प्रणाली द्वारा ही इन आवश्यक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। तो जितने भी हमें न्यूट्रेंट चाहिए, मतलब अपने जीवन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए या हमें विटामिन चाहिए या और कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो वो प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचती है? वो पहुंचती है हमारे परिवहन प्रणाली के द्वारा। कि एक परिवहन प्रणाली होती है जो शरीर में क्या करती है, इसको पूरे शरीर में ले जाती रहती है। जैसे कि हमने परिवहन के बारे में देखा था सबसे शुरू में ही वीडियो के, कि परिवहन वो होता है जिसमें एक चीज़ को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो शरीर में भी ठीक ऐसा ही होता है कि जितने भी हमारे आवश्यक तत्व होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी प्रकार की एक परिवहन प्रणाली द्वारा शरीर में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो पौधों में परिवहन का संवहनी ऊतक पदार्थ द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, जैसे कि मनुष्य के शरीर में सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, पानी वगैरह, और ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी ऐसे हमारा एक परिवहन सिस्टम होता है। इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पौधों में भी हमारा परिवहन प्रणाली होती है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और वहीं पर इसको समझाएंगे। हाँ, तो मनुष्य में परिवहन, तो मेन चीज़ आती है आपके सिलेबस के अंदर कि मनुष्य में जो परिवहन होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, वो कैसे काम करता है। हम इसी पर अपना पूरा का पूरा वीडियो फोकस करने वाले हैं। हाँ, तो मनुष्य में परिवहन की क्रिया एक संचार प्रणाली द्वारा पूरी की जाती है। कि मनुष्य में क्या होता है, एक पूरी सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के द्वारा किसी एक पदार्थ को शरीर की हर एक कोशिका तक, है ना, हमने बताया था कि 30 अरब से भी ज़्यादा कोशिकाएं होती है शरीर के अंदर, तो हर एक कोशिका तक ये जो हमारी संचार प्रणाली होती है ये हर एक चीज़ को हर एक कोशिका तक पहुंचाती जाती है। हाँ, मनुष्य की इस संचार प्रणाली में मुख्यतः हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं होती हैं। मतलब बच्चों, अगर हमें परिवहन करना है तो परिवहन शरीर में हमारे कैसे होता है, हमारे हार्ट के द्वारा, मतलब हार्ट, और उसमें हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है। इसको रक्त को हम रुधिर भी बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में ब्लड और रक्त और रुधिर, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे आप इसको चूज कर सकते हैं। तो हृदय होगा हमारा ब्लड हो गया या हमारा रक्त हो गया, और रक्त वाहिकाएं जिनको हम आम भाषा में अपनी नसें बोलते हैं ना, कि नसें होती हैं शरीर के अंदर, उनको ही हम रक्त वाहिकाएं या इनको ब्लड वेसल्स
कहते हैं। तो इस पूरी संचार प्रणाली में ये 3 चीजें, हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं सबसे मेन होती हैं। संचार प्रणाली के इन सभी घटकों का मुख्य कार्य शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति, पोषक तत्वों का परिवहन तथा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालना होता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर ये हमारी संचार प्रणाली बनाई गई है, इसका जो मेन काम होता है वो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन देना, और पोषक तत्वों का परिवहन करना, है ना, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ बन जाते हैं, जैसे पसीना वगैरह हुआ हमारा, और भी कुछ गैसें होती हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं, तो ये पूरी की पूरी इसी संचार प्रणाली के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, या इसके द्वारा ही ये कार्य होते हैं। हाँ, यह इन्फेक्शन से लड़ने के द्वारा भी मदद करती है ना, यह इन्फेक्शन से लड़ने के में भी मदद करती है। अब बच्चों देखिए, अगर आपको फीवर होता है या कुछ और इन्फेक्शन होता है, तो उसमें हमारी सेल्स जो होती हैं वो काम करती है ना। तो जो सेल्स होती हैं, स्पेशली वो ब्लड के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें एक कोशिका तक पहुंचाती है। सपोज करिए आपकी स्किन पर चोट लग गई है ना, तो जो आपकी स्किन को सही करने में मदद करेंगी जो हमारी सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ब्लड के माध्यम से ही कहाँ पहुंचती हैं, उस इन्फेक्शन वाले एरिया पे चली जाती है जहाँ पर चोट लगी हुई होगी, और वहीं से अपना धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगी। तो ये भी इसी संचार प्रणाली से ही संभव है कि मनुष्य में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो कैसे दूर किया जाए, वो भी जो हमारा परिवहन प्रणाली है हमारे शरीर के अंदर, उससे पूरा हो पाता है। चलिए अब हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि हृदय हुआ, ब्लड हुआ और हमारी जो रक्त वाहिकाएं हुई, तो इसी पर हम एक एक करके अच्छे से बात करेंगे। यह एक पेशीय अंग है जो छाती के पास बाईं ओर स्थित होता है। मतलब बच्चों, ये एक पेशीय अंग होता है, ठीक है, जो छाती के पास बाईं ओर स्थित होता है। आप अपने जो आपका चेस्ट का बायां हिस्सा है, मतलब आपके बाएं हाथ की तरफ, आप वहां ऊपर की तरफ टच करके देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीट बनती रहती है, तो ये हमारा हार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पर होता है। तो ये कहाँ होता है, हमारा छाती के बाईं ओर, ठीक है। हाँ, यह शरीर में प्रवाहित होने वाले समस्त रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। बच्चों, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि वो ब्लड को प्यूरीफाई करता है, मतलब उसको शुद्ध करता है। लेकिन ये बात एकदम सरासर गलत है। जो हमारे शरीर का जो हृदय है, उसका जो मेन काम है वो होता है कि हमारे ब्लड को, रुधिर को या रक्त को पंप करना। तो आपको यहाँ ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हार्ट किसी भी ब्लड को प्योर नहीं करता, वो उसको केवल पंप करता है। मानव हृदय को मुख्यतः 4 कोष्ठकों में विभाजित किया गया है, जिसके कुछ भाग में ऑक्सीजन रुधिर तथा कुछ भाग में बिना ऑक्सीजन युक्त रुधिर पाया जाता है। बच्चों, जो हमारा ये हार्ट है ना, अगर हम उसका सेक्शन काटें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, है ना, ये 4 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है वो मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके कुछ भाग में तो हमारी ऑक्सीजन होती है और कुछ भाग में हमारी ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि ये वाला भाग हुआ, ठीक है। इस वाले भाग में हमारी क्या होती है, हमारे ये जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमारी ऑक्सीजन नहीं होती, और जो ये हमारा रेड वाला पार्ट है, इसमें ऑक्सीजन होती है। हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठकों को आलिंद मतलब आर्टरिया, और जबकि निचले 2 कोष्ठकों को निले यानी कि वेंट्रिकल्स कहा जाता है। बच्चों, आपको इनके अंग्रेजी में भी नाम याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पेपर में क्या आ जाता है कि उनको हिंदी की बजाय इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो हृदय के जो ऊपर के 2 कोष्ठक होते हैं, ये वाला और ये वाला, देखिए इसको, ये वाला और ये वाला जो कोष्ठक है, इसको हम आलिंद बोलते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में आर्टरिया। जबकि नीचे के जो 2 हमारे इस कोष्ठक होते हैं, ये वाले और ये वाले, देखिए ये वाले और ये वाले, इनको हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल्स या नीले, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। रक्त वाहिकाएं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रक्त वाहिकाएं के बारे में बात करेंगे कि शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर में रक्त ले जाने का काम करती हैं। मुख्य काम, जो ब्लड आप देखते होंगे कि जो ब्लड हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, वो इन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा ही जाता है।
ठीक है। हाँ, तो शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, जैसे धमनी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टरी, शिरा मतलब वेन्स, और रक्त कोशिकाएं, केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, इनको बोलते हैं हम ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं या नसें, जिसको हम कॉमन सी भाषा में नसें बोलते हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है, धमनी, सिरा और रक्त केशिकाएं। देखिए बच्चों, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी आर्टरी, ठीक है, जिसको हम धमनी बोलते हैं। ये हमारी धमनी है और ये हमारी क्या है, ब्लू कलर वाली, ये हमारी है सिराएं। और ये जो बीच में आपको ये नेट सा, ये जाल सी बनी नजर आ रही है, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, ये रेड वाली हुई हमारी धमनी और ये हमारी जो ब्लू वाली है इसको हम सिराएं बोलते हैं, और जो ये जाल सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज या हमारी रक्त केशिकाएं। हाँ, तो धमनियां ऑक्सीजन जनरेटेड या कहें तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, जबकि सिराएं ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ब्लड होता है उसको क्या करती हैं, लेके जाती हैं। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन युक्त लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये वाला, सॉरी, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड है और ये ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन वाला है और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन युक्त। तो जो धमनियां होती हैं ये उस वाले ब्लड को लेके जाती हैं जिसमें हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और जो हमारी शिराएं होती हैं ये उस वाले ब्लड को लेके जाती हैं जिसमें हमारी ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब उसमें CO2 होती है। कैसे, हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, हाँ, तो जो हमारी ये धमनियां होती हैं, ये वाली रेड कलर वाली, ये इनका जो मेन काम होता है वो हमारे ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेके जाने का होता है, और जो ये ब्लू कलर वाला हिस्सा है मतलब शिराओं का, इनमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें CO2 और कुछ अन्य गैसें होती हैं जो मतलब इसमें हमारे ब्लड में घुली हुई होती हैं। तो धमनियां मतलब आर्टरी ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती हैं, और जो हमारी शिराएं होती हैं वो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर चलती हैं। हाँ, तो रक्त केशिकाओं में रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों का एक्सचेंज या कहे तो विनिमय होता है। देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, नेट से आपको नजर आ रही है ये वाली, ये हमारी है रक्त केशिकाएं। यहाँ पर हमारी ये आर्टरी मतलब धमनियां, और इधर से हमारी जो सिराएं हैं ये आपस में जाकर यहाँ मिल रही है, देखिए, है ना। तो जहाँ ये आपस में मिलती हैं तो यहीं पर क्या होता है, इनकी गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ गैसों की अदला बदली होती है। अगर CO2 है तो CO2 हमारी O2 के साथ, मतलब जो हमारे वो होते हैं HB हीमोग्लोबिन्स, ये उनके साथ मिल जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला अपनी CO2 को छोड़ देगा, ये वाला पोर्शन मतलब सिराओं का, और ये वाला जो हमारा धमनियों का हिस्सा है ये यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ देगा। यहीं पर इन दोनों की अदला बदली होती है। तो जो हमारी कैपिलरीज होती हैं या कहे तो रक्त केशिकाएं होती हैं, उनका काम होता है क्या करना, गैसों की अदला बदली करना। अब जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि धमनियां और सिराओं में अंतर बताइए। ये पेपर के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि धमनियों में और सिराओं में अंतर क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। नंबर 1, ये धमनी है इस तरफ और इस तरफ हमारी शिराएं हैं, तो हम इसमें एक एक करके इसको देखेंगे। धमनियों की भित्ति लचीली एवं मोटी होती है, मतलब जो धमनी होती है ना, नसें, मतलब जो हमारी नसें होती है जिनको हम भाषा में नस बोलते हैं, वो अंदर से थोड़ी सी मुलायम, लचीली और मोटी होती है, जबकि सिराएं पतली और लचीली होती है। नंबर 2 है, धमनी की गुहिका संकरी होती है और सिरा की गुहिका चौड़ी होती है, मतलब जो धमनी होती है वो हमारी बहुत पतली सी होती है, और जो हमारी सिराएं होती हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब चौड़ी सी होती है। हाँ, धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण इनका रंग लाल दिखाई देता है, मतलब ये जो लाल हिस्सा आपको नजर आता है ना ब्लड का, इसका कारण है कि इस ब्लड में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन मिली हुई होती है, इसलिए लाल रंग हमें दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सिराओं के रक्त में CO2 की उपस्थिति के कारण ये नीली दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इसमें हमारा CO2 मिला हुआ होता है, इसलिए ये हमारी जो सिराएं होती हैं वो नीले रंग की दिखाई देती हैं। हाँ,
धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। मतलब इनको हम दरवाजे कह सकते हैं कि इनमें कुछ छोटे छोटे से पोर्ट्स होते हैं धमनियों में, जबकि सिराओं में इस प्रकार के पोर्ट्स नहीं होते। हाँ, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता रहता है। मतलब क्या है कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं ये हमेशा ही एक जैसी होती हैं, मतलब इनके भार में या कहें तो इनके उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि ये इनका भार लगातार या इनका आयतन लगातार बदलता रहता है। किसका? सिराओं का। धमनी में रुक रुक कर प्रवाहित होता है, धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है, जबकि सिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता रहता है। मतलब जो हमारी धमनियां होती हैं तो उसमें जो ब्लड होता है वो रुक रुक के धक्के के साथ चलता है, जबकि जो सिराएं होती हैं इसमें ये लगातार ही कंटिन्यू धीरे धीरे चलता रहता है। तो बच्चों आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, जितना भी पूरा इसमें पैराग्राफ बनाया गया है आप इसको बहुत केयरफुली देखेंगे और इसकी हर एक चीज़ को नोट करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो चीज़ है हमारी वो है हमारा रक्त दाब या रक्तचाप, जिसको हम अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपने शायद अगर घर में कोई बीमार हो कभी कभी तो आपने डॉक्टर को ये सारी चीज़ें करते देखा होगा। यही है हमारा वो उपकरण जिससे हम क्या करते हैं, अपना रक्त जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको मापते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, जब रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहता है तो वह वाहिकाओं पर दबाव डालता है, जिसे रक्तदाब या रक्तचाप भी कहते हैं। बच्चों उसका नाम ध्यान से देखिएगा, हिंदी में या तो रक्तदाब हो या रक्तचाप हो, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं और अंग्रेजी में इसको दोनों को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब क्या होता है कि जब ब्लड हमारे जो वाहिकाएं होती हैं, धमनियाँ सिराएं होती हैं, जब उनमें बहता है तो वो थोड़ा सा प्रेशर क्या करता है, उन वाहिकाओं पर डालता है। तो इसी प्रेशर को या इसी दबाव को हम क्या कहते हैं, रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप के दो भिन्न रूप होते हैं, नंबर 1 सिस्टोलिक और नंबर 2 डायस्टोलिक। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे ये ब्लड प्रेशर होता है इसके दो रूप होते हैं, नंबर 1 सिस्टोलिक और नंबर 2 डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होगा कि जब हृदय रक्त से भरा हुआ होता है तो वह धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है, इसे ही डायस्टोलिक कहते हैं। मतलब क्या क्या होता है कि जब हमारा जो ब्लड होगा और वो ब्लड हमारे हार्ट में भरेगा तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं, है ना। और जो हमारे सिस्टोलिक होगा इसमें क्या होगा कि जब हृदय रक्त को पंप करता है तो धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है, इस स्थिति को हम सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो इसमें भरता है, ठीक है। तो भरने के टाइम क्या होता है कि इसकी जो दीवारें होती हैं, धमनियाँ जो हमारी होती हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। इस स्थिति को हम बोलते हैं डायस्टोलिक, कि जब हार्ट के अंदर हमारा ब्लड भरता है। ठीक वही सिस्टोलिक इसका एकदम उल्टा होगा कि जब हमारे हृदय से, मतलब हार्ट से हमारा ब्लड निकलता है, मतलब बाहर की ओर पंप करता है। आप एरो देख सकते हैं कि जब यहाँ से हमारा ब्लड पंप करता है बाहर की ओर तो इसका जो आकार है वो ऐसे मतलब बदल जाता है। यहाँ इसका आकार देखिए और यहाँ इसका आकार देखिए। जब इसमें भरता है ब्लड तो इसको डायस्टोलिक बोलते हैं, और जब इस हृदय से हमारा ब्लड बाहर निकलता है धक्के के साथ, उसी को हम सिस्टोलिक बोलते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, तो इसके कुछ और हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे कि जब डायस्टोलिक की क्रिया होती है तब धमनियों पर सबसे कम दबाव होता है, परंतु जब सिस्टोलिक की क्रिया होती है तो धमनियों पर सबसे अधिक दबाव होता है। कहने वाली बात यह है कि बच्चों जब क्या होता है कि जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लड भरता है, एक टाइम वो आता है कि आप अपने उसको महसूस करके देख सकते हैं कि आपका जो हार्ट होता है वो मतलब एक झटका सा उसमें लगता रहता है कंटिन्यू ना, कि जब भी वो झटका सा लगना बंद होगा तो क्या होगा, उस टाइम हमारा जो ब्लड होगा वो हमारे हार्ट के अंदर भरना शुरू होगा। और जब वो धक्का सा लगेगा, ठीक है ना, आप टच करके देख सकते हैं अपने चेस्ट को, तो जब वो धक्का सा लगेगा तो क्या होगा कि उस समय जो हमारी धमनियाँ होंगी उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब जब हार्ट पे धक्का लगेगा तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, और जब हार्ट पे धक्का नहीं लगेगा मतलब वो एक
एक स्थिर दशा में होगा तब हमारे हार्ट पे सबसे कम प्रेशर होता है। तो डायस्टोलिक रक्तदाब की सामान्य सीमा 60 से 80 mmHg होनी चाहिए। ये एक वो है एक सीमा कि कहाँ तक हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। तो डायस्टोलिक मतलब जब हमारा जो ब्लड उसमें भरता है हार्ट में, तो जो वो वाली स्थिति होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए कितना, 60 से 80 mmHg के बीच में, ठीक है। और जब सिस्टोलिक रक्तदाब की सीमा होती, सामान्य सीमा 90 से 120 Hg होनी चाहिए कि जब हमारा हार्ट इसको पंप करता है, मतलब वो धक्का सा जब लगता है ना, तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए हमारा 90 से 120 mmHg के आसपास, ठीक है। तो जो डॉक्टर हमारे घर में आके वो हमारा ब्लड प्रेशर मापते हैं ना, वो यही वाला मापते हैं कि जब हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है तो उस समय हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 90-120 के बीच में होता है। तो यही हमारा वो जो डॉक्टर होते हैं वो इसी चीज़ को मापते हैं, वो मापते हैं केवल सिस्टोलिक कंडीशन को। तो ठीक है, तो आई होप बच्चों की आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई होगी तो आप इसको चैनल को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ें और अपने नोट लगातार बनाते रहिए और आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए।